हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने भूगोल के फर्स्ट मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे, यानी फर्स्ट मॉडल पेपर। इस पेपर के अंदर आपको संभावित प्रश्नों का संग्रह दिया जाएगा। ये अपना पेपर 56 नंबर का होगा, जिसमें से फर्स्ट पार्ट 28 नंबर का है और सेकंड पार्ट भी 28 नंबर का होगा। इसे कुल मिलाकर जो है ना वो 56 नंबर होंगे और ये आपका समय जो होगा 3.25 घंटे का होगा। यानी कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि आपको 3 घंटे फ्रेश है ना वो मिलेंगे पेपर हल करने में। 15-20 मिनट आपको अपने रोल नंबर लिखने वगैरह में है, पेपर कॉपी चेक करने में है ना वो लग जाएंगे। तो खंड 4-5 खंडों में पेपर बटा हुआ होता है, जिसमें से अपन पहले खंड की चर्चा करेंगे। इस खंड से 18 प्रश्न आएंगे आपके और ये होंगे आधे आधे नंबर, यानी कि कुल मिलाकर 9 नंबर के एबेसड है ना आपको इस पेपर के अंदर मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने पेपरों को हल करते हुए चलेंगे जो संभावित है। इस पेपर के माध्यम से लगभग अपन 80 प्लस स्कोर है ना वो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। हमें नहीं है बताना है। तो क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक स्थानिक संगठन और अन्वेषण व वर्णन, यानी कि इसमें मात्रात्मक जो क्रांति है ना वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। यानी जिसमें ब्लोस है, फेब्रे है, ग्रिफ टेलर है और कार्ल रिटर है। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन आएगा फेब्रे आएगा। यानी इसने सर्वप्रथम इस शब्द का, संभववाद शब्द का जो है ना वो प्रयोग किया था, बल्कि संभववाद विचारधारा जो है ना वो ब्लोस ने है ना वो दी थी। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आ रहा है, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। यानी मानव विकास की जो अवधारणा है ना वो किस विद्वान की देन है। तो इसमें आ जाएगा आपका डॉक्टर महबूब उल हक। वैसे तो मानव विकास की अवधारणा जो है या मानव विकास जो सूचकांक है ना वो यूएनडीपी द्वारा प्रति वर्ष जो है ना वो प्रतिपादित किया जाता है, लेकिन सबसे पहले मानव विकास की अवधारणा जो है ना वो किसने दी थी, डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, निम्न में से एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। इस शब्द पे गौर करना, नहीं है इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र बताना है जिसमें जनसंख्या ज्यादा रहती है। तो अटाकामा शुष्क क्षेत्र आ गया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश यानी भूमध्य रेखा के दोनों उष्ण कटिबंध है ये भी, दक्षिण पूर्वी एशिया और ध्रुवीय प्रदेश पूरा बर्फीला क्षेत्र है, और दक्षिण पूर्वी एशिया यानी विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या पाई जाती है वो दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। इसके बाद में है, फूलों की कृषि कहलाती है ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि और पुष्पोत्पादन। यानी फूलों की कृषि जिसमें खेतों में जो है ना वो फूल की फसल की जाती है, फूल की फसल उगाई जाती है, वो कहलाएगी आपको पुष्पोत्पादन। नीदरलैंड, फूलों की कृषि के लिए जो है ना वो नीदरलैंड जो है ना वो प्रमुख माना जाता है। यहाँ पर ट्यूलिप पुष्प का जो है ना वो उत्पादन ज्यादा होता है। इसके बाद में आ गया कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, कि किस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता, यानी जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की अपनी 3 अवस्थाएं देखी है। इन 3 अवस्थाओं में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि है ना वो कौन सी अवस्था में हुई है। तो ये हुई है प्रथम अवस्था, यानी आज से लगभग 200 वर्षों पहले की जो अवस्था थी ना उस अवस्था में जो है ना वो उच्च जन्म दर पाई गई है, उच्च प्रजननशीलता पाई गई है। तीसरा प्रश्न आता है, निम्न में एक तृतीय क्रियाकलाप है, यानी तृतीय क्रियाकलापों में इसमें किसमें शामिल किया गया, खेती हो गया, बुनाई हो गया, व्यापार हो गया, आखेट। आखेट प्राथमिक क्रिया है, बुनाई प्राथमिक क्रिया और खेती प्राथमिक क्रिया है, यानी कि व्यापार जो है ना वो तृतीय क्षेत्र में आता है। इसके बाद में है, किस प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। ज्यादातर उद्योग जो है ना वो कच्चे माल से तैयार माल करते हैं, यानी कि कच्चे माल से जो है ना वो तैयार माल का उत्पादन करते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि ऐसा भी उद्योग है जो खुद वस्तुएं निर्मित करते हैं और वो वस्तुएं किसी दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें आ जाता है आधारभूत उद्योग। जैसे लोहा उद्योग है, लोहा उद्योग में लोहे का निर्माण होता है और ये लोहा फिर अन्य उद्योगों के लिए जो है ना वो काम में लिया जाता है। तो आधारभूत उद्योग की श्रेणी में लोहा उद्योग को माना जाता है। इसके बाद में है कि विश्व में सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली है, यानी कि सहकारी कृषि जिसमें सरकार का योगदान होता है, सरकार और स्थानीय लोगों को मिलाकर जो है ना वो पूंजी अर्जित की जाती है खेतों में, वो आता है। तो इसमें नीदरलैंड, नॉर्वे हो गया, नीदरलैंड हो गया, डेनमार्क और ब्रिटेन, लेकिन डेनमार्क में जो है ना वो सहकारी कृषि को अधिक स्थान दिया गया है। इसके बाद में आता है कि किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था।
तो ये 1923 में हुआ था, जो शायद बॉम्बे ऑफ क्लब के नाम से जो है ना वो जाना गया था। तो 1923 में जो है ना इसका प्रथम रेडियो का जो है ना वो प्रसारण किया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न आ रहा है अपना, गैरीसन नगर का उदाहरण है। गैरीसन नगर, इसको अपन छावनी नगर भी कह सकते हैं। छावनी नगर यानी कि प्राचीन काल में जहाँ पर सैनिकों का स्थान हुआ करता था, सैनिकों के रहने की जगह होती थी, सैनिकों के खाने पीने की जगह, हथियार रखने की जगह होती थी, वो गैरीसन या छावनी नगर कहलाते थे। तो इसमें अंबाला शहर आता है, जो गैरीसन और छावनी नगर के रूप में जाना जाता है। तो इसमें अंबाला आ जाएगा। इसके बाद में आ गया है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। तो यानी कि 1.54 हो गया, 1.64, 3.18 और 2.0, यानी इसमें 1.64% यानी कि 1.64% आ जाएगा, जिसमें भारत की वार्षिक जनसंख्या की वृद्धि दर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। ये भारत से संबंधित पूछा गया है, क्योंकि भारत के राज्य है, तो भारत की जनसंख्या वाले टॉपिक से जो है ना इसे लिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, जनसंख्या घनत्व। तो इसमें पश्चिमी बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब, इनमें सबसे ज्यादा जो है ना वो पश्चिमी बंगाल का आ जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर भारत में सबसे ज्यादा देखा जाएगा तो बिहार का है, जहाँ पर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना वो आता है। तो यहाँ पर बिहार ऑप्शन नहीं है, इसलिए पश्चिमी बंगाल ऑप्शन है, तो इस पे पश्चिमी बंगाल राइट होगा। फिर आ जाता है, बिगिंज पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, परिवाहित या प्रवाहित, यानी कि बिगिंज का प्रयोग कौन से परिवहन में किया जाता है, कौन से पदार्थों का परिवहन बिगिंज पाइपलाइन के माध्यम से होता है। तो ये तो स्वाभाविक है, पाइपों में तरल पदार्थों का परिवहन होता है, लेकिन होता कौन सा है, जल भी तरल है, दूध भी तरल है, जल हो गया, तरल पेट्रोलियम गैस भी होगी या पेट्रोलियम भी होगी, लेकिन इसका प्रयोग जो है ना पेट्रोलियम के लिए किया जाता है। इसके बाद में आता है वोल्गा जलमार्ग का, वोल्गा जलमार्ग कौन से देश में स्थित है, यानी कि वोल्गा जो जलमार्ग है वो कौन से देश में स्थित है। तो इसमें रूस जो है ना ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि वोल्गा जलमार्ग है ना वो रूस से प्रभावित होता है। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में किस समुदाय का आवास है। भरमौर, भरमौर क्या है, भरमौर हिमाचल प्रदेश की एक तहसील है। भरमौर, इसमें होली और भरमौर चंबा जिले की, चंबा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भरमौर तहसील है, जिसके साथ एक होली भी है। ये दो तहसीलें होती हैं, दो तहसीलें हैं चंबा जिले में। उनके विकास के लिए किया गया कार्यक्रम था, जिसमें गद्दी, ग्रास्य और मीणा भील जनजातियों में से कौन सा था। तो इसमें गद्दी समुदाय की जो है ना वो जनजाति पाई जाती थी, जिनके विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा भी जो है ना उनको सहयोग दिया गया था। तो यहाँ पर गद्दी समुदाय की जनजातियां है ना वो रहती है। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन स्थानों को जोड़ती है, यानी जलमार्ग जैसे एनएच, नेशनल हाईवे वगैरह बोलते हैं ना, तो ये जलमार्ग संख्या 1 है। तो ये इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य, यानी कहां पर है, गंगा नदी में। ये गंगा नदी में है, जो लगभग 1620 किलोमीटर के आसपास की लंबाई में जो है ना ये प्रवाहित है। तो ये इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य गंगा नदी में NH1 है। इसके बाद में एक और सदिया से धुबरी, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, जो सदिया से धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी में है, जो लगभग 891 किलोमीटर के आसपास जो है ना इसकी लंबाई है। तो इस प्रकार से ये आपके 17 क्वेश्चन हो गए हैं। एक क्वेश्चन और बचा है एवरेज वस्तुनिष्ठ में, वो है वो ये प्रश्न आ जाता है आपका कि कौन सा क्षेत्र का उपयोग जो है, या अपन ये कहें ये जो कौन सा क्षेत्र है इसका उपयोग भू-उपयोग संवर्ग में नहीं आता है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ग है जिसका उपयोग अपन एक भू-उपयोगी श्रेणी में नहीं करते, जिसमें प्रतिभूमि हो गया, निवल बोया गया क्षेत्र, सीमांत भूमि हो गई और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि होगी। यानी कि प्रतिभूमि वह भूमि जिसे पड़त छोड़ दिया जाता है। साधारण भाषा में एग्रीकल्चर यानी कृषि की भाषा में परत भूमि को बधवाड़ कहा जाता है। और ये बधवाड़ क्या होती है कि लगातार कृषि क्रिया करने के कारण उस मृदा की उत्पादक क्षमता समाप्त हो जाती है, इसलिए प्राकृतिक तौर पर उत्पादक क्षमता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इसको खाली छोड़ दिया जाता है। वही उसे पड़त कहते हैं, परती कहते हैं या बधवाड़ कहते हैं। निवल बोया गया क्षेत्र जहां पर प्रत्येक फसल ऋतु में कृषि का उत्पादन किया जाता है। सीमांत भूमि को कृषि योग्य, व्यर्थ भूमि है भूमि जो कृषि योग्य तो है लेकिन व्यर्थ पड़ी है, उसमें कृषि उदार तकनीकी का प्रयोग करके इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो ये सारा भू उपयोग में आ जाता है, लेकिन सीमांत भूमि नहीं आती, तो इसमें सीमांत भूमि आ जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा है।
इस प्रकार से ये आपके इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 आधे आधे नंबर के 9 नंबर के आएंगे ये पूरे। अब आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्लैंक्स आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और ये आधा आधा नंबर का होगा, यानी 5 नंबर के रिक्त स्थान भी आपको इसमें पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आ जाता है इसमें, जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक खालिस्तान होता है। स्वाभाविक है कि जनसंख्या का जो है ना ये धनात्मक होता है, धनात्मक प्रश्न है ये। तो इसके साथ साथ और भी कैसा होगा, ऋणात्मक भी होगा, यानी जनसंख्या वृद्धि बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। तो धनात्मक और ऋणात्मक है ना ये दोनों प्रकार का होता है। इसके बाद में आ जाता है 1990 के दशक में भारत में का उदय हुआ, यानी कि कौन सी विचारधारा का मतलब है यहाँ पर, ये विचारधारा कौन सी विचारधारा का उदय हुआ, तो उत्तर आधुनिकवाद, उत्तर आधुनिकवाद विचारधारा का जो है ना वो उदय हुआ है। तो यहाँ पर विचारधारा पहुंची गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है, खालिस्तान दे रखा है कि मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से एक है, यानी मानव विकास का कौन सा उपागम है जो सबसे पुराना है, जिसे मानव विकास का आधार माना गया है। तो सबसे पुराना उपागम में आ जाएगा आपका आय, यानी मानव विकास की सबसे 1990 से पहले 1990 से पहले मानव विकास का आधार किसको माना गया था, आय को माना गया था। जब 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, तब से जो है ना आय के साथ साथ शिक्षा को और चिकित्सा या स्वास्थ्य भी अपन इसे कह सकते हैं, इनको आधार माना गया। तो ये आय उपागम विश्व बैंक द्वारा मापा जाता था, तो आय सबसे पुराना उपागम है। इसके बाद में आ जाता है उद्योग, यानी कि कौन सा उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो उद्योग कौन सा हो गया, यानी वृहत पैमाने के उद्योग। वृहत तो बड़े पैमाने को होते हैं, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग उद्योग जो होते हैं ना वो छोटे पैमाने के छोटी इकाई के उद्योग माने जाते हैं। इसमें होता क्या है कि एक स्थानीय स्तर पर श्रमिकों द्वारा या किसी परिवार के द्वारा अपने ही घर पर इन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। इसमें क्या होता है, एक परिवार के सदस्य भी जो भी होते हैं ना वो अपने घर पे उद्योग लगाते हैं और उसको बिना किसी प्रभावित करने वाले कारकों के सिर पे रख के बाजारों में बेच कर आ जाते हैं, जिसमें मटके हो गए, टोकरियां होगी, दिया सिलाई वगैरह हो गई, या झाड़ू वगैरह जो बनाने वाले होते हैं ना वो कुटीर उद्योगों में आते हैं। फिर है महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, कि कौन से महाद्वीप में विश्व का सबसे रेल है ना वो ज्यादा पाया जाता है। तो इसमें आएगा यूरोप, क्योंकि विश्व में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले रेलवे का जो विकास हुआ था, ट्रेनें जो चली थी ना वो यूरोप महाद्वीप में चली थी, और यूरोप महाद्वीप में भी कहां पर चली थी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में स्टॉकटन से डर्लिंगटन लगभग 1823 के आसपास की बात है। और स्टॉकटन से डर्लिंगटन के मध्य जो है ना ये चली थी, तो यूरोप महाद्वीप है। नहर में 6 जल बंधक तंत्र है, नहर का नाम नहीं दिया गया, उसके लिए खाली जगह छोड़ दी गई है कि कौन सी नहर में 6 जल बंधक है, यानी कौन सी में आएंगे आपके, पनामा नहर में, पनामा नहर में आएंगे। जैसे भी अपन अपना रिवीजन का वीडियोस डालेंगे ना उस समय आपको मानचित्र बनाकर विश्व का, और उसमें आपको पनामा नहर बताएंगे कि कहां सी है, और ये 6 जलबंधक होते क्या है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच होते हैं। 3 अटलांटिक की तरफ होते हैं और 3 प्रशांत महासागर की तरफ होते हैं। तो ये क्या होते हैं, पनामा नहर पर आते हैं, इसमें आपको हम बताएंगे, जल्दी आगे के वीडियो में इसे अपन डालेंगे। अगला प्रश्न आ जाता है कोनेन खालिस्तान नामक वृक्ष के छाल से बनाया जाता है, इनकी कोनेन जो पदार्थ होता है कृत्रिम रेशे की तरह होता है, ये कौन से पेड़ से जो है ना वो प्राप्त होता है। तो इसमें आ जाता है सिनकोना वृक्ष आएगा, इसमें सिनकोना वृक्ष होता है, सिनकोना। इस सिनकोना वृक्ष की छाल से जो है ना ये कोनेन प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में आ जाता है महासागरों के चारों ओर सटे हुए विकसित नगर है ना वो क्या कहलाते हैं, विकसित नगर कहलाते हैं। यानी बड़े जो महासागर होते हैं, शहर जो होते हैं ना, महानगर, उनके आसपास में उसके टच में जो होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, वो अनुषंगी नगर कहलाते हैं। ये नया क्वेश्चन है, ये अनुषंगी नगर है ना वो कहलाते हैं, अनुषंगी नगर। अब ये अनुषंगी नगर होते क्या है, यानी कोई बड़ा ये महानगर है, ये कोई बड़ा महानगर है और इस महानगर के पास ये इसका विस्तार हो रहा है, तो इसके दूर दूर जो छोटे नगर और होते हैं ना वो छोटे नगर भी जो है ना इसी की श्रेणी में आ जाते हैं। इस बड़े नगर की बड़े नगर के कारण है ना इन छोटे नगरों का भी विकास हो जाता है, ये इसके अनुषंगी नगर
कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें, आपका दिल्ली के पास के शहरों की बात करें, जैसे मान लो दिल्ली है, तो दिल्ली के पास में गाजियाबाद भी हो गया, गुड़गांव वगैरह हो गया, सारे आपका चंडीगढ़ हो गया, ये सारे इसके पास होते हैं, तो ये सारे इसके क्या कहलाएंगे, अनुषंगी नगर कहलाएंगे। जैसे धारोड़ा वगैरह जो आ गए ना, ये सारे इसके अनुषंगी नगर कहलाते हैं। इसके बाद में आ जाए तो छोटी दूरियों की यात्रा के लिए अपेक्षाकृत कौन सा अपेक्षाकृत अनुकूल होता है, यानी कि यहाँ पर परिवहन की बात कर रहे हैं। यानी कि परिवहन में कौन सा परिवहन ऐसा है जो छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सुगम होता है, तो इसमें आ जाएगा आपका सड़क परिवहन। क्योंकि सड़क परिवहन परिवहन का सबसे एक लचीला और सुगम मार्ग है परिवहन का, क्योंकि इसमें अपन जब चाहे जहां ना कहीं पर भी उठ सकते, साधन में जा रहे, अगर हमारा खेत आ गया तो गाड़ी को रुकवा कर खेत में आ जाते हैं, खेत से जो है ना वो घरों में चले जाते हैं, अगर दूरी होती है खेत की तो सबसे सुगम होता है, तो इसमें आएगा सड़क परिवहन। अब आ जाते सिलिकन घाटी यूएसए के किस नगर के पास स्थित है। सिलिकन घाटी ये कहां पर स्थित है, तो यानी कि ये सैन फ्रांसिस्को को जो नगर है उसका उसमें जो है ना ये सिलिकन वैली है, जो एक औद्योगिक या अपन उच्च तकनीकी प्रौद्योगिकी युक्त उद्योग यहाँ पर स्थापित होते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में इसका जो है ना आदान प्रदान होता है विचारों का। जैसे कई बार क्या होता है, कॉल सेंटर वगैरह ऐसे होते हैं ना, वो यहाँ से होता है, तो इसे सिलिकन वैली कहा जाता है। सिलिकन वैली अपने जो कर्नाटक के बेंगलोर से भी है ना ये कनेक्ट है, ये सैन फ्रांसिस्को, तो ये सिलिकन वैली जो है ना वो सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। ये हो गए आपके रिक्त स्थान ब्लैंक्स वाले 10% हो गए, आधे आधे नंबर के 5 नंबर के आने थे, यानी कि तो आधे नंबर के जो मार्क्स आने थे ये मार्क्स जो है ना अब हमारे पूरे हुए। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आता है अति लघुत्रात्मक, जो 1 मार्क्स का होता है, 1 नंबर का होता है। इसमें आपके 9 प्रश्न आएंगे, इसमें आपके 9 प्रश्न आएंगे। जो 9 प्रश्नों का जो है ना हमें जवाब देना है, तो जिसमें 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, तो यानी 9 नंबर के 9 प्रश्न हो गए हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहला प्रश्न आ रहा है उत्प्रवास, यानी कि अपन यहाँ पर इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, हमें संभावना लग रही है कि पिछले वर्षों में कौन कौन से प्रश्न कब कब आए हुए और कब कब है ना ये रिपीट हुए हैं, तो उसको आधार मानते हुए लगभग 10-12 सालों के जो प्रश्नों को मिलाकर जो है ना एक क्वेश्चन संग्रह बनाया गया है। ऐसे में अपन 5-4 मॉडल पेपर डालेंगे, जिसमें ये पहला मॉडल पेपर पूर्ण रूप से संभावित प्रश्नों की श्रेणी में से गिना जाता है। तो देखो उत्प्रवास, पहला प्रश्न आ रहा है उत्प्रवास क्या है, इसकी मात्र हमें परिभाषा देनी है, जो मुश्किल से 2-3 लाइनों तक का ये आंसर होता है। उत्प्रवास यानी एक अगर देखा जाए तो जो प्रवास है, ये प्रवास जो है ना वो 2 प्रकार का है। प्रवास अगर माना जाए तो कैसा भी प्रवास क्यों ना हो, ये 2 प्रकार का प्रवास आता है। देखो इसको अपन सही समझेंगे, ये 2 प्रकार का प्रवास है, वो किस प्रकार से, तो आप्रवास और उत्प्रवास। इसमें मैं समझा रहा हूं एक बार व्हाइट पेज पे आपको, यानी आप्रवास है, आप्रवास है और उत्प्रवास है। देखो आप्रवास, आ का मतलब ये आ जुड़ा हुआ है, तो यानी आना, यानी कि किसी भी क्षेत्र से कोई जब लोग आ रहे हैं ना तो वो आप्रवास कहलाएगा, और उत्प्रवास कोई जा रहे हैं, जैसे ए बिंदु है और बी बिंदु है। वैसे तो अपने प्रवास को अपने वीडियो में जो है ना वो समझा दिया है, तो आप देख लेना उसमें, लेकिन इसमें भी अपन बता दें, जैसे ए बिंदु से कोई व्यक्ति अगर जा रहा है बी बिंदु की तरफ, तो ए के लिए तो ये उत्प्रवास हो गया और बी के लिए आप्रवास हो गया, कि ए बी बिंदु पे तो आ रहे हैं और ए बिंदु से जा रहे हैं। यानी कि व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी स्थान से जाते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका उत्प्रवास कहलाता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए जा रहे हैं। आप देखना मुंबई हाई कहाँ स्थित है, ये क्यों प्रसिद्ध है मुंबई हाई, कभी आपने देखा होगा। जैसे एक बार अपन छोटा सा भारत का ऐसे मानचित्र ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से सी, जैसे ये भारत का मानचित्र अपन ने ड्रॉ कर लिया है, तो यानी कि ये क्या दे रखा है, मुंबई हाई कहाँ पर है, ये क्यों प्रसिद्ध मुंबई हाई, यानी कि ये मुंबई के अब तटीय क्षेत्र में, यहाँ पर अरब सागर में जो है ना ये स्थित है, बिल्कुल मुंबई शहर के तट के ऊपर, यानी समुद्र तट के अरब सागर के अंदर स्थित है। ये स्थित हो गया कि कहाँ स्थित है, और ये क्यों प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर तेल के कुएं के लिए प्रसिद्ध है, यानी तेल का कुआं जो है ना यहाँ पर है, तो वहां से तेल निकाला जाता है, तो अपन ये कह सकते हैं ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कांडला पतन का विकास क्यों किया गया, ये कहाँ स्थित है, यानी कि गुजरात में, ये इधर से देखेंगे तो ये इस जगह है, ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये कच्छ की खाड़ी है, यानी कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी पे स्थित है ये यहाँ पर, और ये मुंबई पतन है, जब भारत से ये आपका
ये पाकिस्तान जब अलग हुआ, ये वाला भाग जो पाकिस्तान का है, ये जब अलग हुआ तो इस मुंबई पत्तन के पश्चिमी व्यापार को गतिविधि देने के लिए पश्चिमी तट पे जो है ना, इस मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, इसके ऊपर दबाव बढ़ गया। अब इस दबाव को कम करने के लिए कराची पत्तन, इधर ये कराची पत्तन हट अलग चला गया। जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले कराची पत्तन ही मुंबई के पत्तन के दबाव को सहन न करता था, यहाँ पर जहाजों को डाइवर्ट कर दिया जाता था। लेकिन इस पे दबाव बढ़ने के कारण इस कांडला पत्तन का है ना वो विकास किया गया ताकि मुंबई पत्तन के ऊपर दबाव है ना वो कम हो सके। हो गया ये कांडला पतन वाला। अब अगर ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऋतु, ऋतु क्या होता है? मौसमी गतिविधियां, जो ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम बदला, सर्दी गर्मी बरसात हो गई, तो जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है तो ऋतु प्रवास यानी कि ज्यादातर गद्दी समुदाय हो गया और भोटिया, ये प्रजातियां होती हिमालय क्षेत्र में रहने वाली जो पशुओं का चारण करवाती हैं, ये ऋतु प्रवास करती हैं। क्योंकि ऊंचाई के ऊपर सर्दियों में बर्फ जम जाती है पहाड़ों की चोटियों पे, और जैसी गर्मियां होती है वो पिघलकर घास का मैदान विकसित हो जाता है। जैसे यहाँ पर घास का मैदान विकसित हो गया, सर्दियों में चरवाहे अपने पशुओं को लेकर वहां पर चले जाते हैं, तो ये ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान है जिन्हें बुग्याल कहा जाता है। पूरे ग्रीष्म ऋतु में इन पशुओं को ये दोनों जनजातियां वहां पर चराएंगी, और उसके बाद जैसे वापस शरद ऋतु आएगी, बर्फ इसके ऊपर गिरने लग जाए तो अपने पशुओं को लेकर वापस तलहटी में आ जाएंगे, फिर बर्फ पिघलेगी वहां पर ले जाएंगे, तो ये आना जाना उनका यहाँ पर ऐसे बना रहता है। और यही आना जाना क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास, क्योंकि ऋतु के अनुसार जो है ना ये प्रवास हो रहा है, तो ये ऋतु प्रवास कहलाता है। ये भी हो गया अपना। अब आ जाए प्रदूषित जल के प्रभाव, यानी प्रदूषित जल के प्रभाव क्या पड़ते हैं, क्या प्रदूषित जल के प्रभाव पड़ रहे हैं? यानी कि इससे पेट से संबंधित आंत्र बीमारियां, अतिसार वगैरह की जो समस्याएं है ना वो हो जाती है, पेट संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। नोड किसे कहते हैं? यानी कि शहरों में दो क्षेत्रों को मिला, दो चार रोड आपस में आकर ऐसे क्रॉस करके मिलती हैं, तो ये जहाँ पर चौराया वगैरह बन जाता है ना, उसको नोड कहा जाता है। बांधों के कार्य, बांधों के बहुउद्देशीय कार्य होते हैं, जैसे नदियां वगैरह के मार्ग में बांध बना लिया, पानी को एकत्रित कर लिया यहाँ पर, तो इसे एक तो बाढ़ से बचाव हो गया, दूसरा यहाँ पर टरबाइन लगाकर जल का विद्युत का उत्पादन किया जाता है, मछली पालन होता है, नौकायन होता है, नहरों द्वारा कृषि का कार्य होता है। ऐसे बहुउद्देशीय जो है ना उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आगे अपन देखेंगे और तो इसके और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बांधों के हो गए, भारत के गलियारे कौन कौन से शहरों को आपस में जोड़ते हैं? तो देखो भारत के दो गलियारे, एक तो उत्तर दक्षिण गलियारे, एक पूर्व पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण की बात करें, उत्तर ये कश्मीर के श्रीनगर से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक जो है ना ये जाता है, तो ये उत्तर दक्षिण गलियारा हो गया, यानी कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को ये जोड़ता है। एक हो गया पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी कि असम के सिलचर से प्रारंभ होकर इस प्रकार से गुजरात के पोरबंदर को जो है ना ये जोड़ने का कार्य करता है, जो 3000 किलोमीटर के आसपास ये लंबा है, और ये लगभग 4096 किलोमीटर जो है ना वो लंबा है। 3640 किलोमीटर के आसपास ये 3640 किलोमीटर के आसपास पूर्व पश्चिम गलियारा आ जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर दक्षिण गलियारा है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी तक जोड़ता है। इसके बाद में सामूहिक कृषि किसे कहते हैं? सामूहिक कृषि यानी ये रूस में की जाने वाली कृषि है, रूस में इसे कोल खोज के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोल खोज के नाम से भी पूछा जा सकता है। जो रूस में की जाने वाली कृषि है, इसमें क्या होता है कि सारे किसान, एक गांव के सारे किसान मिलकर जिनके भी जो कृषि युक्त संसाधन है उनको तथा अपनी खेती को एक जगह कर कृषि करते हैं, और फिर उनका मुनाफा है ना वो आपस में बांट लिया जाता है। ये हो गए आपके 1 नंबर के प्रश्न। अब इसके बाद में आगे आते हैं आपके 1.5 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 8 प्रश्न आएंगे कुल मिलाकर, ये 12 प्रश्न होंगे। तो देखो पहला प्रश्न आता है, संभववाद विचारधारा का उल्लेख कीजिए, यानी कि संभववाद विचारधारा क्या है? तो अभी अपने पहले पढ़ा था कि संभववाद विचारधारा का प्रयोग तो है ना वो फेबरे ने किया था, लेकिन वे विचारधारा पोल विडाल डी लोबलोस ने दी है। और उन्होंने क्या कहा है कि प्रकृति मानव के लिए संभावनाएं है ना वो उपलब्ध करवाती है, अब चुनना मनुष्य को है कि वो कौन से रास्ते पर चलता है या कौन सी संभावना है ना वो अपनाता है। ये विचारधारा भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न, मानव विकास के 2 उपागमों का उल्लेख कीजिए। वैसे तो मानव विकास के 4 उपागम हैं, लेकिन आपको इसमें जो है ना वो 2 उपागम ही पूछे गए हैं। 4 उपागम है लेकिन आपको इसमें 2 उपागम पूछे गए हैं। तो अपना पेपर भी आप चाहो तो लिख भी सकते हो, इसे आराम से देखकर रिविज कर करके भी देखा जा सकता है। अब उपागम की अपन बात कर रहे हैं तो 2 उपागम पूछे गए हैं। पहला उपागम तो आ गया, इसके 4 उपागम, कल्याण उपागम है, आय उपागम है, आधारभूत उपागम है,
ठीक है, यानी इसमें 4 उपागम पूछे गए, जिसमें कल्याण उपागम हो गया, आय उपागम हो गया और आधारभूत उपागम हो गया है। जिसमें अपन को 2 का जो है ना वो वर्णन करना है, कल्याण और आय उपागम का कर दो या आधारभूत का, कैसे भी जो है ना इसमें 3 उपागमों का आपको उल्लेख करना है। क्यों उपागम, यानी एक अपन कह सकते हैं कि मनुष्य को एक अच्छा कार्य उपलब्ध करवाने के लिए उसकी योग्यता के अनुसार अपन जो कार्य करते हैं ना वो इसमें आ जाता है। तो अब योग्यता में आ रहा है तो अपन एक उपागम और रख रहे हैं इसका, क्योंकि कल्याण हो गया मनुष्य के विकास से संबंधित, आय उपागम पैसों से आधारभूत खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए है, और ये आगा आ गया क्षमता, क्षमता उपागम कार्यों के आधार पर। तो 4 उपागम में से कोई भी 2 का वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जल परिवहन के लाभ लिखे, यानी जल परिवहन के क्या लाभ है। देखो साधारण सी बात है, जल परिवहन के ये तो एक तो सबसे सस्ता पड़ता है, मानो इसके सबसे सस्ता पड़ता है, जो भारी वजन वाले होते हैं उनको यहाँ इसके माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। और इसके अलावा ये रख रखाव, मार्ग के निर्माण और रख रखाव के झंझट से मुक्त होता है। भारत का सबसे ज्यादा जो है ना वो माल वाहन, जो माल का परिवहन किया जाता है वो ज्यादातर इस जल परिवहन के माध्यम से ही किया जाता है, जो सस्ता पड़ता है और ज्यादा वजन लेकर जा सकता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण परिवहन के साधनों में जल मार्ग आता है। फिर है आपका आ जाएगा फिर अनुकूल व प्रतिकूल व्यापार संतुलन। ये व्यापार से संतुलन से संबंधित है, अनुकूल भी है, अनुकूल है और प्रतिकूल। यानी जो व्यापार किया जाता है वो अगर हमारे पक्ष में हो रहा है तो वो अनुकूल हो गया, और विपक्ष में हो रहा है तो प्रतिकूल। यानी अपक्ष में है तो अनुकूल हो गया, लाभ प्राप्त हो गया, और विपक्ष में है यानी प्रतिकूल है तो हानि हो गई। तो इसे धनात्मक भी कह सकते हैं, पक्ष में रहेगा तो धनात्मक कहलाएगा, और विपक्ष में रहेगा यानी प्रतिकूल रहेगा तो ऋणात्मक कहलाएगा। तो ऐसे में व्यापार 2 प्रकार का होता है। इसके बाद में देखना है सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय, यानी सतत पोषणीय विकास को किस प्रकार से अपन बढ़ावा दे सकते हैं। आप इसमें से पेपर उतार भी सकते हो। जैसे सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने का मतलब हो गया कि गहन जल वाली फसलें जो होती है ना उनकी बजाय हमें खट्टे फल वाली कृषि बोनी चाहिए। खट्टे फल क्यों, क्योंकि गहन कृषि ज्यादा पानी चाहिए, खट्टे फल वालों को कम चाहिए। मैदान का समतलीकरण होना चाहिए, धरातल का क्या होना चाहिए, समतलीकरण होना चाहिए। अगर ऐसे ऊबड़ खाबड़ रहेगा तो पानी यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, बरसात का पानी तो पूरा पानी काम में नहीं आएगा। और जो नालियां बनी हुई होती है ना वो नालियां पक्की होनी चाहिए। और जल नीति का कठोरता, जल नीति जो नियम है ना उसको कठोरता से लागू किया जाना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति जो है ना उसको आसानी से समझ सके या पानी का संग्रह कर सके। इसके बाद में आ जाता है आपका जल के पुनः चक्र व पुनः उपयोग को समझा, यानी जल का पुनः चक्रण करना है हमें, जल का पुनः उपयोग करना है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे धरातल के ऊपर 2 प्रकार का जल पाया जाता है, एक जल तो होता है खारा, एक जल तो है खारा और एक है मीठा जल। ठीक है, मीठा जल पीने के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों में काम में लिया जाता है, और खारा जल का अपन अन्य क्षेत्रों में काम में ले सकते हैं। तो खारे जल का उपयोग जो है ना, यानी पुनः उपयोग करने का मतलब ये हो गया, जैसे अपन अग्निशमन के लिए, आग बुझाने के लिए, पेड़ पौधों में देने के लिए, गाड़ियां वगैरह धोने के लिए, बगीचा वगैरह लगाने के लिए खारे पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसमें अपन मीठा पानी डालेंगे तो मीठा पानी की संख्या कम हो जाएगी, तो ऐसे में इस पानी का उपयोग अपन खारी पानी की जगह कर सकते हैं, और मीठे पानी का उपयोग अपन पीने वगैरह में जो है ना इसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए वो पुनर्चक्रण होता रहेगा। मेरा भारत में गंदी बस्तियों की समस्या, यानी गंदी बस्तियां, तो वैसे देखा जाए तो गंदी बस्ती जो है ना अपने मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई में धारावी बस्ती है। यह धारावी बस्ती को एशिया की सबसे गंदी बस्तियों की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन अपन ने इसमें अपने जो आगे के वीडियो जाएंगे ना उसमें अपन इस गंदी बस्ती के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें धारावी जो है ना वो सबसे गंदी बस्ती है। तो इसकी समस्या क्या होती है, शुद्ध पानी की अभाव होता है, सड़कों का अभाव होता है, रोशनी का अभाव होता है, गंदगी का साम्राज्य होता है, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है। ये सारी जो है ना स्थितियां इस गंदी बस्तियों की समस्याएं है। अब आ जाता है स्वच्छंद उद्योग, यानी ये स्वच्छंद उद्योग है ना वो क्या है। तो देखो हर उद्योग है ना वो कच्चे माल के लिए किसी न किन्हीं पदार्थों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन स्वच्छंद उद्योग ना तो कमी वाले पदार्थ या वजन वाले पदार्थों पर निर्भर करता है, बल्कि ये तैयार माल के ऊपर निर्भर करता है, जिसे कहीं से भी खरीदा जा सकता है। किसी एक उद्योग के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये कहीं से भी खरीदा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो एक फैन है, पंखा, अगर पंखा बनाने का उद्योग है तो वो कहीं से भी कल पुर्जों के ऊपर है ना वो निर्भर
करता है तो कहीं से भी अकल्प ऊर्जा खरीद ली और पंखे को जोड़कर पंखा बनाकर बाजार में वितरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये स्वच्छंद उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से अब आगे अपन देखेंगे तो अपने जो क्षय क्षय खंड है वो लगभग है ना वो अपना पूरा हो गया है। तो इसमें 11% है ना वो पूछे गए थे। इसके बाद में तीसरा खंड आ रहा है इसका 12वां प्रश्न। वो 12वां प्रश्न है अपना तीसरा खंड का, जिसमें 3x3 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 3 जो प्रश्न है वो तीनों प्रश्न ही जो है ना वो 3-3 नंबर के होंगे। वो तीनों प्रश्न कितने के होंगे? 3-3 नंबर के होंगे। ये देखो 3x3 यानी 9 नंबर। इस खंड से 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न है ना 3 नंबर के होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न जो है ना अपन ये देख रहे हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक। वैसे तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं, आर्थिक कारक होते हैं, भौतिक कारक होती है, जननांगीय और सांस्कृतिक कारक होते हैं, लेकिन हमें भौतिक कारक पूछा गया है, यानी धरातल से जुड़े हुए कारक है। तो 12वें प्रश्न में धरातल से जुड़े हुए कारकों को अगर अपन देखेंगे तो इसमें देखना है आपका धरातल हो गया, फिर अगला मिट्टी हो गया, जल हो गया और जलवायु हो गया। ये 4 कारक है ना वो भौतिक कारकों में आते हैं। अपन ये पढ़ा भी है। अपना दूसरा लेसन विश्व जनसंख्या वाला जो टॉपिक था, अभी वीडियो अपलोड कर दिया गया है उसका, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। तो इसमें इन 4 में से जो है ना वो कोई भी 3 का है ना वो वर्णन करना है। इसमें तीनों को अलग अलग हिसाब से है ना वो दिखाया गया है। जैसे धरातल है, जिस क्षेत्र का धरातल समतल होगा वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी क्योंकि वो कृषि के अनुकूल होता है। फिर आगे मिट्टी, यानी जहां पर जलोढ़ प्रकार की मृदा होती है वो कृषि के अनुकूल होती है, तो वहां पर कृषि का अच्छा उत्पादन होगा, तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। फिर आ गया जल, यानी जल वाले क्षेत्र जो होते हैं वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है क्योंकि कृषि क्रिया हो जाती है और अपने पीने की प्राथमिक आवश्यकता जल होने के कारण वहां पर ज्यादा जनसंख्या रहती है। इसके बाद में आता है आपका इसके बाद में आएगा आपका जलवायु, यानी कि सम जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं, ये सम जलवायु वाले क्षेत्र जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। क्यों करेंगे अपनी ओर आकर्षित? जैसे ज्यादा सर्दी रहेगी, जनसंख्या कम निवास करेगी, ज्यादा गर्मी वाले में भी कम रहेगी, यानी कि जहां पर सर्दी और गर्मी लगातार है ना वो बराबर होती रहती है, नहीं उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। तो इन क्षेत्रों में जो है ना वो जनसंख्या ज्यादा निवास करने लग जाएगी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, 3 भाग हो गए इसके। इसके बाद में अगला है मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि की विशेषताएं। देखो इसमें 2 कृषि की विशेषताएं पूछी गई, जिसमें मिश्रित कृषि भी और डेयरी कृषि भी है। सबसे पहले हम आपको मिश्रित कृषि के बारे में शॉर्ट में है ना वो बताते हैं कि मिश्रित कृषि होती क्या है। यानी कि ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें कृषि क्रियाओं को भी ध्यान महत्व दिया जाता है और यहाँ पर कृषि भी होती है और पशुपालन भी। कृषि और पशुपालन दोनों क्रियाएं है ना वो साथ साथ होती है। हर कृषि को और पशुपालन को यहाँ पर बराबर का महत्व दिया जाता है। ज्यादातर पशुओं के चारण इस आहार के लिए विशेषकर चारे वाली फसलें है ना वो बोई जाती है, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, ये चारे वाली फसलें बोई जाती है। साथ में पशुपालन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अच्छी क्वालिटी के पशु यहाँ पर पाले जाते हैं। जैसे पशुओं से उत्पाद पदार्थों के संग्रहण के लिए पशुओं के रहने की व्यवस्था भी जो है ना वो अलग अलग होती है। तो जहाँ पर यानी कि कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ होते हैं ना वहाँ वो मिश्रित कृषि कहलाती है। इसके बाद में आता है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि यानी इस कृषि का उत्पादन विशेषकर दूध उत्पादन के लिए किया जाता है, दुग्ध उत्पादन के लिए। तो यानी कि यहाँ पर ज्यादा दुधारू जो पशु होते हैं ना उन पशुओं का पालन किया जाता है और अच्छी क्वालिटी के पशु यहाँ पर पाले जाते हैं। काफी महंगे पशु है ना वो पाले जाते हैं क्योंकि उनसे दूध प्राप्त होना है, तो ज्यादा दूध वाले पशु पाले जाते हैं। उनके लिए चिकित्सा हो गई, स्वास्थ्य के लिए हो गया, रहने के लिए हो गया, पशुओं के लिए हो गया, दूध के उत्पाद के लिए हो गया, मशीनीकृत कार्य है ना ये होता है। जैसे न्यूजीलैंड वगैरह जो देश है, तो न्यूजीलैंड के अंदर तो डेयरी फार्मों से पाइपलाइनों के माध्यम से जो है ना सीधा दूध है ना उद्योगों तक पहुंचाया जाता है। तो जैसे न्यूजीलैंड हो गया, तस्मानिया हो गया, कनाडा वगैरह हो गया, इन क्षेत्रों में दूध का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये 12वां जो प्रश्न था ये भी था, और 12वां प्रश्न के अलावा एक अथवा था, इस ये अथवा भी था, तो ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हैं। यानी 12वां प्रश्न जो है आपका विश्व जनसंख्या वाले बुक्स में से आएगा, या अपन ये कह सकते उन लेसनों में से आएगा जनसंख्या वाले पार्ट में से। और ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाला जो बुक्स है अपनी फर्स्ट बुक है उसके लेसन में से आएगा प्राथमिक क्रियाओं में से।
उसके बाद में 13वां प्रश्न आता है, ये भी 3 नंबर का होगा। बाकी प्रमुख खाद्यान्न फसल, प्रमुख खाद्यान्न फसलें 2 है, जिस गेहूं चावल है और गेहूं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्रमुख शब्द पूछा है तो भारत में सबसे ज्यादा जो है ना गेहूं की अपेक्षा चावल को खाया जाता है। तो चावल की अपन बात करेंगे तो भारत लगभग यानी 22.7% के आसपास जो है ना चावल उत्पादन कर चीन के बाद जो है ना वो विश्व में जो है ना वो दूसरा स्थान रखता है। यानी भारत में जो है ना चावल सबसे ज्यादा बोया जाता है तो खाया भी चावल सबसे ज्यादा है। इसके लिए ये एक रोपण कृषि का उदाहरण ध्यान रखना, यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है। चावल किसका उदाहरण है? रोपण कृषि का उदाहरण भी है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बोया जाता है। उष्ण कटिबंध में तो ध्यान देने वाली बात ये हो गई उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी भारत में जो है ना ये गर्मियों में बोते हैं, और दक्षिणी भारत में जो है ना दक्षिण भारत में तो एक सा मौसम होता है गर्मियों का, तो दक्षिण भारत में तो इसे रबी और खरीफ दोनों मौसमों में बोया जाता है। लेकिन उत्तरी भारत में इसे खरीफ के मौसम में है ना वो बोया जाता है, गर्मी वाले मौसम में बोया जाता है। अब इसकी आवश्यक भौगोलिक दशाएं भी है, जिसमें तापमान है। एक तो ध्यान में रखना तापमान के आधार पर ऐसे पूछा जाता है आवश्यक भौगोलिक दशाओं में, इसमें 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। फिर एक हो जाता है वर्षा। वर्षा यानी कि लगभग सबसे ज्यादा पानी वाली फसल है तो इसमें 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। फिर आ जाता है आपका धरातल। धरातल यानी धरातल कैसा होना है? तो चावल के खेतों में पानी भरा हुआ होता है, 40 दिन तक खेतों में जो है ना पानी भरा रखते हैं, तो इसके लिए धरातल है ना वो कैसा होना चाहिए? समतल धरातल होना चाहिए। इसके बाद में मिट्टी, मिट्टी जो है ना वो जलोढ़ और मध्यम चिकनी मृदा भी कह सकते हैं, वो मृदा होनी चाहिए ताकि लंबे समय तक खेतों में जो है ना वो पानी भरा जा सके। इसके बाद में आ गया आपका खाद हो गया। खाद यानी कि गोबर का भी डाल सकते हैं, जैविक खाद भी डाल सकते हैं और रासायनिक खाद भी डाला जा सकता है। तीनों प्रकार के खादों का प्रयोग है ना यहाँ पर किया जा सकता है। इसके बाद में आ गया खाद और उर्वरक हो गया, फिर हो गया श्रमिक, यानी इसके लिए सस्ते व कुशल श्रमिक, सस्ते और कुशल श्रमिक है ना वो होने चाहिए, क्योंकि खेतों में ज्यादा लंबे समय तक जो है ना वो कार्य करना पड़ता है श्रमिकों के द्वारा, तो इसके लिए सस्ते और कुशल श्रमिकों का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अब ये 1 2 3 4 5 6 या 6 आवश्यक भौगोलिक दशाएं हो गई। इसके बाद में आते हैं इसकी विधि, यानी विधि जो है ना वो 2 प्रकार की है। एक तो पौधरोपण विधि है, पौधरोपण विधि यानी इसमें क्या करता है कि नर्सरी में 40 दिन तक जो है ना वो पौध लगा दी जाती है, और उधर 40 दिन तक खेत है ना वो तैयार करते हैं, जहां पर ऊपर ने भी चर्चा की थी। और जैसे नर्सरी में 40 दिन की पौध हो जाती है उसके बाद उसे खेतों में लाकर लगा दिया जाता है, तो इसे पौधरोपण विधि कहते हैं। एक होती है दाना छिटक कर, दाना छिटक कर या बिखेर कर, बिखेर कर हाथों से दानों को खेतों में ऐसे बिखेर दिया जाता है या हल से बुआई कर दी जाती है। तो ये ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में जो सीढ़ीदार खेत बने हुए होते हैं ना वहां पर या कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और ज्यादातर वैसे पौधरोपण विधि का प्रयोग पंजाब हरियाणा वगैरह जो क्षेत्र में चावल अधिक होते हैं ना वहां पर पौधरोपण का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अब उत्पादक क्षेत्र देखेंगे तो उत्पादक क्षेत्र में लगभग 15% इसका चावल का उत्पादन जो है ना वो पश्चिमी बंगाल करता है। पश्चिमी बंगाल 15% चावल का उत्पादन कर जो है ना वो भारत में प्रथम स्थान बनाए हुए है। ठीक है, तो ये हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसल हो गई है। अब इस 13वें का अथवा आएगा, ये जो खाद्यान्न फसल वाला आएगा ये अपन भू संसाधन तथा कृषि वाले पार्ट में से आएंगे, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था वाले में से। और उसी का जो चौथा लेसन है जल संसाधन, उसी में से इसका अथवा का प्रश्न है ना वो आएगा। अथवा में क्या है कि जल की गुणवत्ता को कम करने वाले कारकों का वर्णन करना है, यानी कि जल की गुणवत्ता परिभाषा देखो पहले, ऐसा कोई अनावश्यक पदार्थ तो जल में आकर या जल में घुलकर उसकी गुणवत्ता को समाप्त कर देता है, वो जल प्रदूषण कहलाता है। उसकी गुणवत्ता कम करने वाले कारक उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हो गए, कृषि अपशिष्ट पदार्थ हो गए, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ हो गए, ये जो है वो किस में आ जाते हैं? इसके कारकों में आ जाते हैं। शहरों से निकली गंदी वाहित मल वगैरह हो गया, नहाने धोने का कार्य, फूल मालाएं वगैरह नदियों में डाल देना, ये सीधी जाकर जो है ना वो जल स्रोतों में मिल जाती है। तो ये कारक होते हैं जो जल को प्रदूषित है ना वो करती है। इसके बाद में आता है आपका 14वां प्रश्न।
14वां प्रश्न वो भी 3 नंबर का ही है, यानी कि 12वां, 13वां और 14वां ये 3 प्रश्न है वो 3-3 नंबर के आपके होंगे। अब 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में खनिजों के वितरण की व्याख्या कीजिए, यानी कि भारत में खनिजों के वितरण की व्याख्या अपन दिखाएंगे कि खनिज कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। तो 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो एक तो आ गया ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, दिख रहा होगा आपको मैप में, कोशिश कर रहा हूं मैं दिखाने की। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी कि झारखंड, छोटा नागपुर का पठार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ये क्षेत्र आते हैं जहाँ पर कोयला हो गया, लोहा एक्सको हो गया, बॉक्साइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, इनकी यहाँ पर अधिकता पाई जाती है। फिर एक क्षेत्र आता है आपका ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, इसमें राजस्थान का अधिकांश भाग आ जाता है और गुजरात का आता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सारे सारे वाले भाग हैं जहाँ पर इमारती पत्थर, संगमरमर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, इसके अलावा तांबा हो गया, शीशा हो गया, जस्ता हो गया, ये इस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है ना पाए जाते हैं। एक आ जाता है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें आपका कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु वाला भाग हो गया, इन क्षेत्रों में ये आ जाते हैं जो दक्षिण पश्चिमी भाग कहलाते हैं। यहाँ पर भी लोहा एस्को हो गया, कोयला, चूना पत्थर, खनिजों की प्रधानता पाई जाती है। तो खनिजों के 3 क्षेत्र आ जाते हैं, छोड़ उत्तरी पूर्वी भाग हो गया, उत्तरी पश्चिमी भाग हो गया और तीसरा दक्षिण पश्चिमी भाग हो गया। अब इसी का एक अथवा और आता है, अथवा क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के बारे में। ये देखो, ये दिखा रखा है आपको कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को समझाए, यानी इंदिरा गांधी नहर के बारे में हमें बताना है। यानी इंदिरा गांधी नहर मरुस्थलीय क्षेत्र से, जैसे राजस्थान से लगभग इस प्रकार से जो है ना ये निकली हुई है, तो ये राजस्थान से जो निकली हुई थी, तो राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना में पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में होने के कारण महत्वपूर्ण परियोजना में इसे शामिल किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक भाग ये आता है कि इस इंदिरा गांधी नहर की 1948 में जो है ना एक बीकानेर रियासत के सिंचाई अभियंता रहे थे कंवर सेन, सिंचाई अभियंता थे कंवर सेन। इन कंवर सेन ने जो है ना एक भारत सरकार के सामने 1948 में ये योजना रखी कि आज जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की जो कमी है इसकी पूर्ति के लिए जो है ना हमें एक नहर की आवश्यकता है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र से आने वाला जो पानी है ना वो व्यर्थ बहकर है ना वो जा रहा है। तो इस व्यर्थ बहते पानी को बचाने के लिए जो है ना इस कंवर सेन ने भारत सरकार के सामने योजना रखी और फिर 31 मार्च इसके बाद में ये देखो 31 मार्च 1958 को इसकी आधारशिला रखी गई और हिमालय क्षेत्र से बहकर आने वाले जो पानी है उसको जो है ना मरुस्थलीय क्षेत्र तक पहुंचाने की ये व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार से इसकी योजना है ना वो रखी गई थी और इसके 4 चरणों में है, इसके जो प्रमुख क्षेत्र है ना वो 4 क्षेत्र चरण रखे गए थे जिसमें इसका विकास हुआ था। अब इसको यहाँ पर अपन थोड़ा शॉर्टली समझते हैं कि किस प्रकार से विकास हुआ था। तो पहला जो 4 भागों में बांटा गया था इसे, पहला जो है ना वो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, राजस्थान नहर, यानी इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। तो ये राजस्थान नहर क्या है कि ये देखो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है दिख रही है, इसके लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे समानांतर भारत पाकिस्तान के 40 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जो है ना इस इंदिरा गांधी नहर को ऐसे बनाया गया है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर की और भारत पाकिस्तान सीमा के बीच में लगभग 40 किलोमीटर की है ना वो दूरी है। तो ये आधार मानकर इसे खींचा गया था। तो ये लगभग 19 लाख हेक्टेयर, लगभग 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जो है ना वो सिंचित कर रही है और उसको और ज्यादा बढ़ाने की जो है ना अभी व्यवस्थाएं चल रही है। ठीक है, तो ये इसका एक चरण हो गया राजस्थान नहर का, या जिस राजस्थान नहर हो गया। फिर एक आ जाता है जिसे अपन राजस्थान फीडर भी कहते हैं, राजस्थान फीडर जो 204 किलोमीटर की लंबाई में है। यह पंजाब में व्यास और सतलज नदी के संगम पर जो हरीके बैराज बांध बना है, हरीके बैराज पंजाब के फिरोजपुर में, इस हरीके बैराज बांध से जो है इस नहर को निकाला गया है और ये राजस्थान फीडर के नाम से जानी जाती है। यानी कि 169 किलोमीटर की लंबाई में तो पंजाब और हरियाणा में है और 35 किलोमीटर की लंबाई में, 35 किलोमीटर की लंबाई में ये राजस्थान में। ऐसे कुल मिलाकर जो है ना ये 204 किलोमीटर की लंबाई में है, जिसे राजस्थान नहर ना वो कहा जाता है। बीकानेर के ये यहाँ पर हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील तक जो है ना ये राजस्थान नहर के नाम से जाने जाती है। फिर इसके 2 चरणों में इसका कार्य पूरा हुआ था। एक तो जिसमें राजस्थान नहर और बीकानेर के एक सतासर तक है, सतासर यहाँ तक ये है ना 2 चरणों में इसका कार्य पूरा है। अब आजकल ये बाड़मेर के गडरा रोड तक जो है ना इसे पहुंचा दिया गया है। इसके बाद में आ जाता है मुख्य नहर, यानी ये जो मुख्य नहर है ये लगभग 649 किलोमीटर लंबी है। पूरी इसकी लंबाई की बात करें तो 649 किलोमीटर है ना ये आ जाती है, जो लगभग
38 नीचे के पैंदे से जो है ना 38 मीटर चौड़ी है और ऊपर से जो है ना वो 67 मीटर चौड़ी है और ये लगभग 6 से लेकर 7 मीटर की ये गहराई में है। तो यानी कि इस प्रकार से ये मुख्य नहर है। इसके बाद में आ जाता है लिफ्ट नहर, यानी इस नहर के पूर्व का भाग है ना वो ऊपर है, थोड़ा ऐसे ऊपर उठा हुआ है, इसलिए नहर से अपने आप पानी यहाँ पर नहीं जाता। पश्चिम का भाग नीचा है तो यहाँ पर पानी बहकर चला जाता है। तो यहाँ पर पहुंचाने के लिए 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई है ताकि पानी को ऊपर उठाती है और पूर्वी क्षेत्र में जो है ना ये लाने का कार्य करते हैं। ऐसे 7 लिफ्ट नहरें ना ये बनाई गई है। इसका विस्तृत वर्णन जो है ना अपन अपने वीडियोज में आगे पढ़ेंगे। तो ये इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र हो गया। इसके बाद में अब आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है पर्यटन, यानी पर्यटन जो है ना वो क्या है। तथ्य क्रियाकलाप वाले लेसन से है ये पर्यटन। तो ये प्रश्न देख लो कि पर्यटन किसे कहते हैं। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है। तो पर्यटन यानी पर्यटन क्या है, ये आमोद प्रमोद की यात्रा होती है। पर्यटन किसे कहते हैं, ये आमोद प्रमोद की यात्रा होती है। लोग घूमने फिरने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं, तो इसे क्या नाम दे दिया जाता है, पर्यटन का नाम दे दिया जाता है। तो लेकिन अब पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे जैसे मान लो स्थलाकृति हो गई, धरातल का स्वरूप हो गया, जलवायु हो गई, कोई सांस्कृतिक कारक हो गया जैसे धरातल का स्वरूप उबड़ खाबड़ स्थिति जैसे मसूरी होगी, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ऊटी हो गया, माउंट आबू हो गया, ठीक है, ये वहां की स्थलाकृति है, उबड़ खाबड़ स्थिति है। फिर आ जाता है जलवायु, सम जलवायु वाले क्षेत्र, जैसे अभी अपन देखते हैं ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कम होता है, तो ऊंचाई वाले क्षेत्र अच्छे होते हैं। गर्मियों के अंदर लोग पर्यटन के लिए जो है ना ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जाते हैं। इसके अलावा जैसे यूरोपीय देशों की बात करें तो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के चारों ओर के जो देश हैं, फ्रांस हो गया, जर्मनी आसपास वाले, फ्रांस जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इजराइल वगैरह वाले जो क्षेत्र है वो बहुत ही अच्छी जलवायु वहां पर रहती है, इसलिए लोग सर्दियों में समुद्र के आसपास है ना घूमते फिरते आपको नजर आ जाएंगे। तो ऐसे क्षेत्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान देने वाली बात है। 12वां ये देखना यहाँ पर 12वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न है और ये 14वां प्रश्न है। ये तो है 3-3 नंबर के प्रश्न। अब 15वें प्रश्न से जो है ना वो 4 नंबर का प्रश्न चल जाता है, आपके 2 प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के, 8 नंबर का होगा। तो ये पर्यटन वाला हो गया। एक दूसरा आ जाता है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के कितने भागों में बांटा गया उसका उल्लेख करना है। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं, या अपन कच्चे माल के आधार पर न होकर यहाँ पर कृषि के आधार पर करना था। हाँ बिल्कुल, कच्चे माल के आधार पर ही सही है। इसमें जैसे कृषि आधारित उद्योग हो गए हैं, कृषि आधारित हो गया एक तो, इसके अलावा रासायन आधारित हो गया, पशु आधारित हो गया, वन आधारित हो गया और खनिज आधारित हो गया है। तो ये 4-5 प्रकार के जो उद्योग है ना, इनके आधार पर उद्योगों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कृषि आधारित हो गया, खनिज आधारित हो गया, पशु आधारित हो गया, कृषि खनिज पशु आधारित हो गया, और वनस्पति भी कह सकते हैं अपन इसे, वनस्पति आधारित हो गया। ये 4-5 प्रकार के उद्योग है जिनके आधार ये कच्चे उद्योगों को जो है ना ये कच्चा माल है ना वो प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से खनिज कृषि हो गया, खनिज पशु वनस्पति आधारित जो उद्योग है ना, लकड़ी वगैरह के लिए हो गया, पशु से प्राप्त उत्पाद हो गया, दूध वगैरह, मांस वगैरह, खाल हो गया, ऊन वगैरह हो गए, खनिज धात्विक और अधात्विक खनिज हो गए यहाँ पर। और कृषि आधारित कृषि के लिए जैसे गन्ना हो गया, चाय चीनी के लिए हो गया, चाय वाला उद्योग हो गया। इसके अलावा और से जैसे पशु जंगलों से प्राप्त होने वाले उत्पाद वगैरह हो गए, ये सभी इन कृषि के ऊपर है ना वो आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से 4-5 प्रकार के है ना वो होते हैं, कच्चे माल वाले हो गए। अब इसके बाद में आ जाते हैं आपके निर्माण व रख रखाव के उद्देश्य के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण करना है। तो देखो सड़कें के जो है ना वो 4 भाग बताए गए हैं। 4 भाग है, एक तो आ जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, एक हो गया राज्य राजमार्ग हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग हो गया, एक तीसरा हो गया जिला सड़कें हो गई, चौथा हो गया ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें, और एक आ जाता है 5वां अन्य सड़कें। अन्य सड़कों में आपको सीमावर्ती सड़कें मिलेंगी, सीमावर्ती सड़कें जो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 के निर्माण किया गया था उसके आधार पर ये बनाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी निर्माण और रख रखाव, राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं ना एनएच, उनका निर्माण और रख रखाव कार्य राज्य केंद्र सरकार करती है। राज्य सरकार एसएच होती है, स्टेट हाईवे होती है, उनका राज्य सरकार देख रेख निर्माण कार्य करती है। जिला परिषद द्वारा होता है। ग्रामीण सड़कें
प्रधानमंत्री के तहत है तो केंद्र सरकार है, अन्यथा ग्रामीण संस्थाएं, जिला परिषदें जो है ना इसका निर्माण करवाती है। और जो सीमावर्ती सड़कें है वो बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों में एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भी शामिल है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इसका निर्माण भी केंद्र सरकार द्वारा होता है। और गलियारे भी आते हैं। गलियारे जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जो गलियारे पढ़े थे, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, ये भी राष्ट्रीय राजमार्गों के तहत आते हैं। तो इस क्वेश्चन में इनका है ना वो वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर का जो प्रश्न है आपका, ये 4 नंबर का जो प्रश्न है वो आता है पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों का जो है ना वो उल्लेख करना है। तो यानी पूर्वी तट के ऊपर स्थित जो बंदरगाह थे वो कौन कौन से हैं। जैसे मान लो भारत की स्थिति है, आपने देखिए बनाई भी होगी इस प्रकार से। तो ये जो वाला भाग है ये पूर्वी तट है, बंगाल की खाड़ी वाला भाग। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कोलकाता पतन हो गया, इसके पास में ये कोलकाता पतन हो गया, ये हुगली पतन हो गया, पश्चिमी बंगाल में है ये पारादीप पतन हो गया, उड़ीसा में हो गया, ये विशाखापट्टनम हो गया आंध्र प्रदेश में, ये तमिलनाडु में हो गया आपका चेन्नई पतन हो गया, एनोर पतन हो गया, और ये तूतीकोरिन पतन हो गया। तो ये महत्वपूर्ण पतन है ना, ये पूर्वी तट के ऊपर आ जाते हैं। इसी के अलावा पश्चिमी तट का भी जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पूर्वी तट यानी ये अपन प्रश्न जो है ना ये अपने पूरे हो गए हैं। इसके अलावा 2 मानचित्र आएंगे आपके, 2 मानचित्र आएंगे, उनमें 2 मानचित्रों के जो है ना वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो भारत के संदर्भ में आएगा और विश्व के संदर्भ में आएगा। तो सबसे पहले अपन इसमें देख रहे हैं विश्व के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में क्या है, विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न को प्रदर्शित करना है, डेनमार्क, बीजिंग, न्यूयॉर्क और पर्थ को। इन 4 को जो है ना वो प्रदर्शित करना। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की। इस प्रकार से ये अपना मानचित्र हो गया। ठीक है, और इसके आधार पर यह हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका वाला भाग हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से ये यूरोप वाला भाग होकर ये एशिया तक का हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया का हो गया। इस प्रकार से जो समझने की कोशिश करना। इसमें तो डेनमार्क पूछा गया है, तो इस जगह यूरोप में तो ये आपका आ जाएगा लंदन के पास से में डेनमार्क आ जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा बीजिंग, चीन की, ये यहाँ पर से बीजिंग आ जाएगा संघाई के पास में। फिर इसके बाद में आ जाता है न्यूयॉर्क, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका का शहर है, ये न्यूयॉर्क यहाँ पर आ गया। और उसके बाद में आ गया पर्थ, ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट के ऊपर स्थित शहर पर्थ है, और इस पूर्वी तट पे स्थित शहर जो है ना वो सिडनी है। ठीक है, ये विश्व का हो गया है। इसके अलावा भारत का भी और दे रखा है, जिस प्रकार से ये मान लो भारत का भी अपन थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा मानचित्र बनाकर जो है ना वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका बांग्लादेश हो गया है, और ये राजस्थान हो गया है, और ये आपका गुजरात वाला भाग हो गया है। ठीक है, ये भारत का हो गया। तो भारत के में भी अपन इसमें समझने की कोशिश करें तो खेतरी स्वाभाविक है, ये राजस्थान यहाँ पर है, ये यहाँ पर जयपुर हो गया, जयपुर के इधर ये झुंझुनू हो गया ये। और ये झुंझुनू में जो है ना ये खेतरी है जो तांबा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसे कॉपर के नाम से भी आजकल जाना और पहचाना जाता है। इसके अलावा बेलाडेला, तांबा लोहा एस्क वगैरह तांबे का उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है। तो ये झारखंड में जो है ना, छत्तीसगढ़ में जो है ना आपका ये बेलाडेला की खाने हो गई। उसके पास में ये दुर्ग वगैरह भी जो है ना वो शामिल है। और डिगबोई असम में, ये डिगबोई असम में जो है ना ये मेघालय वगैरह हो गया यहाँ पर। और ये असम जो है ना इस प्रकार से ये यहाँ पर ये फैला हुआ है। तो इस असम में डिगबोई जो है ना ये असम में हो गया है। तो इस प्रकार से ये राज्यों में जो है ना ये पूछे गए यानी कि भारत की रेखा मानचित्र में। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने एक प्रथम मॉडल पेपर जो है ना वो सोल्व कर लिया है। प्रथम मॉडल पेपर जो है ना वो सोल्व कर लिया है। इसी प्रकार से आपसे आशा रखता हूं कि दिए गए मॉडलों को आप अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करेंगे। और लगभग मेरी तरफ से मैं 3 या 4 मॉडल पेपर जो है ना आपके सामने लाऊंगा। तो अपना ये पहला मॉडल पेपर था, और कोशिश करूंगा कि आप इस मॉडल पेपर को 3 या 4 जो मॉडल पेपर दिए जाएंगे उनका आप अध्ययन करके 80+ या 90+ तक है ना आप पहुंच सकते हो। तो विद्यार्थियों हमारे इस चैनल के माध्यम से अच्छे पेपर, अच्छे से अच्छे प्रश्न जो पिछले 15 सालों के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं या बार बार पूछे जा रहे हैं उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अन्य विद्यार्थियों को बताओ, ताकि हर विद्यार्थी तक ये अपने सोल्व पेपर है ना वो पहुंच सके। और इसे लाइक और शेयर जरूर करेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग या अधिक से अधिक छात्र अपने इस चैनल का है ना फायदा उठाकर अच्छे नंबर है ना वो बना सकते हैं। धन्यवाद।